हाँ, नमस्कार मित्रों। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक मालव, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, अब आज के इस लेक्चरर में हम बीएससी के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा शानदार केमिस्ट्री का एक ऑफर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग वीडियो लेक्चरर आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। इससे होगा क्या कि बीएससी के विद्यार्थियों के लिए एक जो सिस्टमेटिक नोट्स होते हैं, जो कि बीएससी के विद्यार्थी थ्योरेटिकल पेपर देते हैं, इसलिए वहां पर जो नोट्स की क्वालिटी है वो मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसेप्ट तो हम समझते हुए चलेंगे इसी साथ ही साथ में आज हम इस बीएससी के इस वीडियो लेक्चरर सीरीज में उन वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स की भी बात करेंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने में सहायता करेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए ये बीएससी का कोर्स अवेलेबल रहेगा और उन्हीं के लिए ये काम में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएससी की केमिस्ट्री। तो समझे, देखो भाई, बीएससी सेकेंड ईयर पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संबंधित। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही 5 यूनिट होती है आपके पास, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखिए, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो आपके लिए पहली यूनिट लेकर के आने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट, वह यूनिट फर्स्ट रहेगी भाई आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी यूनिट रहेगी? स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपके लिए 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस में दी हुई है भाई। ठीक है, अब देखो क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसे समझे। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये भाई एक एडवांस्ड ब्रांच है भाई ये, और क्या काम में आती है तो किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को क्या लिखेंगे हम? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को निर्धारित करने में काम आती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? और स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेशन में हम और क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ के ऊपर या किसी मैटर के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप डालते हैं, क्लियर? सपोज करें ये कोई पदार्थ है, ये कोई मैटर है आपके पास, और इस मैटर के ऊपर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण आपने आपतित कराई। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे इस मैटर के ऊपर आपतित होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इस मैटर के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम उस कंपाउंड की क्या निर्धारित कर लेते हैं? संरचना निर्धारित कर ली जाती है। तो मैटर और ईएमडब्ल्यू के बीच में इंटरेक्शन होती है और उसी इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से उसकी क्या ज्ञात कर ली जाती है? संरचना का निर्धारण कर लिया जाता है। तो आप फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से मैटर को इंटरेक्ट कराया जाता है और उस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो संरचना है उसको निर्धारित किया जाता है। यही ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाती है। क्लियर? अब देखो भाई, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, ये जो आपके पास क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग प्रकार की होती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास
NMR या इसे ही कहते हैं मित्रों PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको अपन HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। क्लियर। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास और होती है, उसको कहते हैं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। और भी कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी मैटर के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले जाते हैं तो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन होती है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कई सारी टेक्निक्स काम में लेते हैं और फाइनली हम उस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या ज्ञात कर लेते हैं, संरचना ज्ञात कर ली जाती है, उसकी संरचना का निर्धारण कर लिया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग प्रकार की है भाई, एक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। तो आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो दो स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है वो ये है आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और ये आपके फाइनल ईयर के सिलेबस में है। तो बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में एनएमआर स्पेक्ट्रो गिवन है, और ये फिर हायर लेवल पर चली जाती है। तो ये कुछ एमएससी में ये आपके पास पढ़ने को मिलती है C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। अब थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हुए चले इंट्रोडक्शन के तौर पर। क्लियर। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कहते हैं इंफ्रारेड अवरक्त, इसको क्या कहते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कहते हैं भाई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिकीय, न्यूक्लियर को नाभिकीय, मैग्नेटिक को चुंबकीय और रेजोनेंस, तो इसको कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कह देते हैं भाई इससे। क्लियर। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन आप ध्यान रखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग प्रकार की होती है। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और बात करते हैं कि ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आप बात कर रहे हो, ये हम कह रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्लियर। पहली बात तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपसे रेंज पूछ ली जाती है कि इसकी रेंज क्या होती है, तो वेवलेंथ रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी वेवलेंथ रेंज याद रखिएगा भाई, इसकी वेवलेंथ रेंज तरंग दैर्ध्य परास, वेवलेंथ रेंज जो होती है इसकी वेवलेंथ रेंज होती है मित्रों 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक। क्लियर हुई बात। कहां से कहां तक, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य परास होती है। क्लियर। या फिर आप कह सकते हैं भाई, ये इसको हम यूं कह दें कि 200 गुणा 10 की पावर माइनस, नैनो का मतलब 9 मीटर, टू 800 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ये हो जाती है आपके पास। क्लियर। अब देखो मित्रों, हम ये कह सकते हैं इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो ना तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 2000 से लेकर के 8000 तक। क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी आप इसको कह सकते हो। तो वेवलेंथ रेंज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जब किसी पदार्थ के ऊपर 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य परास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाएगा तो उस पदार्थ में
क्या होंगे, कौन सा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, यूवी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये रेंज आप ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर, अब देखो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम कि भाई इसमें ये यूवी का जो रेंज है, ये यूवी का रेंज होगा 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होगा। क्लियर, और इस विजिबल का जो रेंज होता है ये होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक। टोटल कितना हो गया, 200 से लेकर 800 नैनोमीटर का। क्लियर हो गई बात। तो याद रखेगा कि जब किसी पदार्थ के ऊपर 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाएगा तो उस पदार्थ में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस पदार्थ में हमें मिलेगा यूवी स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम का सिंपल मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम कह सकते हैं। स्पेक्ट्रम का सीधा सीधा मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैं स्पेक्ट्रम शब्द बोलूंगा तो स्पेक्ट्रम का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, बस ये एक नया शब्द है स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम को ही हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यूवी स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसकी रेंज कितनी होगी, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर, अब देखो भाई और क्या कहेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको एक बात और याद होनी चाहिए। वो क्या कि जब इस रेंज की रेडिएशन जब आप किसी मैटर के ऊपर डालेंगे तो उस मैटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब किसी ये कोई मैटर था आपके पास, ये आपके पास कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, जब आपने इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने डाली तो इस पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने कहा इस पदार्थ में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भाई, जो फिलहाल कहां था, ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट में था, जीरो लेवल पर था, जीरो एनर्जी लेवल पर था। अब जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के ऊपर डाली तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, इस लेवल पर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमित हो गया। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण देखने को मिलता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो वेवलेंथ रेंज आपको याद होनी चाहिए कि जब किसी मैटर के ऊपर इतना रेडिएशन आपतित करते हैं तो फिर वो आसानी से ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात। ये था आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, तो जब हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बताएंगे। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहां चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। क्लियर, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि ग्राउंड स्टेट से जब वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। क्लियर, तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है,
इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने कहा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो एक्चुअली में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब आप क्या समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहां गया है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चला गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इस रेंज का रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहां हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के हैं, क्लियर, कैसे कैसे होंगे, एग्जांपल क्या होंगे, इनकी डिटेल में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, क्लियर। अब देखो ये तो हुई जनरल बात यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए। अब सेकंड बात करें भाई, हमारे सिलेबस में दूसरा दे रखा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको भी थोड़ा सा देखो, पहले आप थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझते हैं भाई, ये हम कह रहे हैं, समझो इस बात को, ये हम कह रहे हैं दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास, ये नंबर सेकंड पर है हमारे पास आईआर, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके सेकंड ईयर में दूसरी दे रखी है, क्लियर, ये आपके पास है, ठीक है। अब आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब अपन किसी ये हम कह रहे हैं कि इसका वेवलेंथ रेंज आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो वेवलेंथ रेंज इसका ध्यान होना चाहिए, और इसका वेवलेंथ रेंज जो है बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका वेवलेंथ रेंज 0.8 कितना 0.8 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 0.8 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक इसका वेवलेंथ रेंज होता है, क्लियर। अब इसको भी हम है ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो हमने वेवलेंथ रेंज लिखी है, इस वेवलेंथ रेंज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखो भाई, इसका 0.8 माइक्रोन से लेकर के 2.5 माइक्रोन तक ये जो रेंज होती है, इसको हम नियर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नियर, यानी कि पास वाला, नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर पास वाला इंफ्रारेड क्षेत्र में शामिल किया जाता है ये रेंज, क्लियर। दूसरी रेंज जो इसकी होती है वो यहां पर आप इसको भी रिमेंबर रखें, इसकी दूसरी रेंज हम शामिल करते हैं भाई, वो होती है 2.5 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक, 2.5 से 15 माइक्रोन तक इसका दूसरा क्षेत्र होता है, जिसको हम, यही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, ये जो रेंज रहेगा यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो 2.5 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक का ये जो क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन, यही वास्तविक इंफ्रारेड रीजन होता है, जिसको मिडल इंफ्रारेड रीजन भी कह देते हैं। किसे? मिडल इंफ्रारेड रीजन, जो बीच का क्षेत्र है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली इंफ्रारेड, यही है हमारा एक्चुअली जो हमारे काम में आने वाला है, वो इसी रेंज का काम में आने वाला है। 2.5 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन तक का क्षेत्र होता है, क्लियर। और एक क्षेत्र हम इसमें डिवाइड करते हैं, वो रहता है 15 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक का, क्लियर। ये जो क्षेत्र होता है इसको हम कह देते हैं भाई, ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं दूर क्षेत्र, फार इंफ्रारेड रीजन। तो ध्यान रखिएगा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वेवलेंथ रीजन है वो 0.8 से 200 माइक्रोन तक होता है, जिसमें 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन नियर आईआर रीजन होता है, 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन मिडल होता है, और यही हमारे काम का है 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक की फार इंफ्रारेड रीजन हम इसको कहते हैं, क्लियर।
तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज ये है, जबकि इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी थी, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब देखो और बातें कर लेते हैं हम इसके बारे में। इसको आप मित्रों ऐसे भी कह सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैं इसकी वेवलेंथ रेंज बता रहा हूं, ये वेवलेंथ रेंज जो आप रखेंगे ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये होता है 667 सेंटीमीटर इनवर्स से ये होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ रीजन है वो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से कहां तक होता है, वो होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। क्लियर? अब इसमें ये भी समझने वाली बात है भाई आपके लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई आपके, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं वो, तो इसमें भी आप ये ध्यान रखना कि 667 से लेकर के 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का, ये दो क्षेत्र में इसको डिवाइडेड किया गया है। क्लियर? तो 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का जो पार्ट होता है उसको हम मित्रों एक नए नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन। क्या कहते हैं उसे? फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, इसको कहते हैं फिंगर प्रिंट रीजन कहते हैं। क्लियर? अंगुली छापन क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में भाई, इसको क्या कहा जाता है? अंगुली छापन क्षेत्र। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फिंगरप्रिंट रीजन किस रेंज में आता है, 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो फिर ये बचा 1500 से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह क्षेत्र। तो इसका नाम दिया गया है, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह क्षेत्र। क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेवलेंथ रीजन कितना होता है? 0.8 से माइक्रोन से 200 माइक्रोन, यानी क्लियर हो। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसके ऊपर डाली जाती है। तो जैसा हमने वहां कहा, इधर समझो बात को, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होने वाला है भाई, ये कोई मैटर है, ये कोई पदार्थ है आपके पास। जब इस पदार्थ के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर इंफ्रारेड रेडिएशन डालेंगे, इस रेंज का जब कोई रेडिएशन इस पर डाला जाएगा तो यहाँ क्या होगा, देखो समझो, यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ध्यान रखना कि एनर्जी ज्यादा होने के कारण इस पदार्थ में जितने भी अणु उपस्थित होते हैं, क्लियर हो गई बात? ध्यान रखो, इस पदार्थ में जितने भी अणु उपस्थित हैं वो अणु वाइब्रेशन करने लग जाते हैं। क्लियर? अपना जो एनर्जी लेवल है उसी में उनमें कंपन होने लग जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जब किसी मैटर के ऊपर इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन डाली जाती है तो उस पदार्थ के अणु क्या करने लग जाते हैं? कंपन करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन होने लग जाता है। पदार्थ के अणुओं में वाइब्रेशन होने लगता है और अणु एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में, अणु एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में चला जाता है। ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो जब किसी मैटर के ऊपर इंफ्रारेड रीजन का रेडिएशन डालेंगे तो वो अणु में इलेक्ट्रॉन संक्रमण नहीं होगा, जबकि यहाँ तो क्या हो रहा था भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा था। यहाँ पर अणु में कंपन होने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अणु एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर में चला जाता है, इसलिए इसका एक नाम और होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? यहाँ कंपन होता है और अणु एक कंपन स्तर से
दूसरे कंपन स्तर में संक्रमित हो जाता है, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्लियर हुई बात? ये आपको याद होने चाहिए कि इसका वेवलेंथ रेंज इतना है, इस रेडिएशन में होता है 667 से 1500 सेंटीमीटर को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है, और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन या क्रियात्मक समूह क्षेत्र हम उसे कहते हैं। क्लियर हुई बात? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड ईयर में 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो हमने वो 2 की बात करी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ तो ऐसे रेडिएशन डालेंगे जिनकी वेवलेंथ रेंज इतनी होती है, और यहाँ मैटर के ऊपर ऐसी रेडिएशन डालते हैं जिनका वेवलेंथ रेंज इस एरिया में आता है, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा होता है 2.5। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, ये इसी रीजन में होते हैं, 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन में ही वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, इसलिए हमने इसको कहा है एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन कहा है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, हम ये कह रहे हैं भाई कि ये तो हो गया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब हम एक एक करके इनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और ये आईआर क्या है। क्लियर? अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी जानकारी एनएमआर के बारे में भी दे देता हूं आपको, तो आपको तीनों के बारे में क्लियर हो जाएगा माइंड में कि तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या क्या है भाई। ठीक, अब देखो, एक हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नंबर 3 पर। ये बीएससी फाइनल पढ़ोगे, लेकिन मित्रों आपको थोड़ा सा बात बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लियर? तो आपको इतना से जानकारी होनी चाहिए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो न्यूक्लियर फिलिपिंग का एनालिसिस किया जाता है। किसका? न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, न्यूक्लियर फिलिपिंग होती है, यानी कि जो नाभिक होता है, जैसे हमने कहा ना, वहां एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहां पर कंपन होने लग गए। क्लियर? सेम वैसे ही जैसे वहां वाइब्रेशन एनर्जी लेवल बनते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बनते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल बनते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल बनते हैं, और न्यूक्लियस भी यानी नाभिक भी एनर्जी लेवलों के बीच में ट्रांजिस्ट करता है, संक्रमण करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, वहां अणु का कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है, और यहाँ पर जो नाभिक होता है वो नाभिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या करता है? फ्लिपिंग करता है, एक से दूसरे में चला जाता है। लेकिन ये केवल ये फ्लिपिंग जो है मित्रों, ये फ्लिपिंग कब होगी? ये होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब आप लगाओगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब आप लगाते हैं तो उस अणु में क्या होती है? न्यूक्लियर फ्लिपिंग होती है, यानी न्यूक्लियर यानी नाभिक एनर्जी लेवल के बीच में संक्रमण करने लगता है, और उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम कहेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बात? तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में मेनली अध्ययन किसका करते हैं? नाभिकीय चक्रण का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका अध्ययन किया जाता है? नाभिकीय चक्रण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? न्यूक्लियर स्पिन का अध्ययन किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्लियर हो गई बात? तो एक बात आप याद रखिएगा भाई कि चाहे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ही उस अणु की, उस कंपाउंड की कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर पता लगती है। ऐसा नहीं है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से अणु की पूरी संरचना ज्ञात हो गई, नहीं।
इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंक्शनल ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। और जब ये हम डिटेल में तीनों का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर उस अणु की, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। इसलिए तो हमने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना को निर्धारित करने के लिए जो ब्रांच काम में ली जाती है वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्लियर। तो आप बीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो इनको साथ के साथ में कॉपी और पेन से नोट करते हुए चले भाई, आपके नोट्स अभी से तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। आने वाले लेक्चरर्स में हम जो हमारा सिलेबस है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी को स्टार्ट करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी स्पेक्ट्रम का डायग्राम क्या होगा, प्रकाश अवशोषण के नियम दे रखे हैं भाई आपके सिलेबस में, लैम्बर्ट का नियम और बियर का नियम। क्लियर। तो उन दोनों नियमों की बात करेंगे। क्लियर। और उनका हम क्या करेंगे? उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन से आपके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और भी फिर हम आगे वुडवर्ड फिशर नियम क्या होंगे ये सब डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। और यही तो आपका यूनिट नंबर 1 है, यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने केवल ये बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ रहे हैं तो वो कितने प्रकार की है और किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। क्लियर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर बड़ा पसंद आ रहा है तो फिर आप अपने जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन का जो बॉक्स है उसमें आप कमेंट करें कि सर ये चीज दोबारा से समझा दी जाए या फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए या फिर आपका कोई क्वेश्चन है सर इसका आंसर दे दिया जाए, तो नो डाउट हम वहां पर उसका आंसर देने के लिए तत्पर रहेंगे। क्लियर। तो आपके लिए ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। क्लियर। नमस्कार, धन्यवाद।